न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म्स है आपके पास, एक है परम्यूटेशंस और दूसरी टर्म है कॉम्बिनेशंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों टर्म समझने से पहले ना हमें एक छोटी सी टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग के अंदर हमारे दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा होता है एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है, दोनों के अंदर थ्योरी पढ़ने से पहले, दोनों को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, रियांश को एक पार्टी पे जाना है एंड वो अपना वार्डरोब खोलता है और वो देखता है कि उसके पास कुछ पैंट्स है और कुछ शर्ट्स है। ओके, तो वो देखेगा कि वो क्या एक्चुअल में पहनकर जाएगा। सारे हम कॉम्बिनेशंस लगा रहे हैं अभी। ओके, सो उसके पास पैंट से कितने ऑप्शन है, क्या बोलोगे, P1, P2 एंड P3। ठीक है, P1, P2 एंड P3। ओके, अगर वो P1 वियर करता है तो साथ में क्या वियर करेगा, S1 या फिर S2। सो क्या बन जाएगा, P1 S1 या फिर P1 S2। सिमिलरली P2 के साथ क्या बनेगा, P2 S1 एंड P2 S2। P3 के साथ P3 S1 एंड P3 S2। क्लियर है? तो इस हिसाब से टोटल कितने कॉम्बिनेशन है आपके पास, 6 वेज है पार्टी में आउटफिट पहनकर जाने के। क्लियर है सबको? ओके, केशव को फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाना है ना, स्कूल तो जाना ही है। ठीक है, अब बैग भी लेकर जाना है, टिफिन बॉक्स भी लेकर जाना है, वाटर बॉटल भी लेकर जाना है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू चूज ये ब्लू कलर का बैग, तो साथ में ये वाला टिफिन चूज कर सकता है, और अगर वो ये करता है तो फिर साथ में ये वाली वाटर बॉटल चूज कर सकता है, फिर ये वाली वाटर बॉटल चूज कर सकता है वो, है ना। और अगर वो ये वाले बैग के साथ ये वाला टिफिन लेकर जाता है, तो साथ में ये वाला वाटर बॉटल या फिर ये वाली वाटर बॉटल चूज कर सकता है। सिमिलरली इसके साथ भी कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसी तरह से रेड कलर के बैग के साथ भी टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे कुछ। तो केशव कितने कॉम्बिनेशंस हो गए टोटल, बहुत सारे, काउंट करो, 24, 12 वेज हो जाएंगे। कैसे, दो इधर से, दो, दो, और इधर से भी दो, कितने हो गए टोटल, 6। एक बैग से 6 हो गए और दूसरे बैग से भी 6 हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए तरीके, 12 वेज हो गए। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल, इधर आपको रात को कोई मूवी देख रहे हो आप, ठीक है, और साथ में कुछ खाने को और कुछ पीने को भी चाहिए। ठीक है, सो अगर आप चूज करते हो नाचूस, तो साथ में आप कितनी ड्रिंक्स के ऑप्शन चूज कर सकते हो, 4। और अगर आप चिप्स चूज करते हो तो साथ में अगेन 4 ऑप्शंस, और अगर आप पॉपकॉर्न चूज करते हो तो साथ में अगेन 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने तरीके हैं ईटेबल एंड ड्रिंक्स को चूज करने के, 12 वेज हो गए। क्लियर? नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है कि नहीं, इतना कुछ दो दो चीजें नहीं लेनी, इधर टेक एनीथिंग टू ईट और टेक एनीथिंग टू ड्रिंक। तो अब आपके पास कितने तरीके हैं चीज को चूज करने के, कितने, 7 वेज। आप 7 चीजों में से कोई एक चीज लोगे ना, आपके पास चीजें तो 7 है, तो 7 आइटम में से कोई एक चीज लोगे आप, तो कितने तरीके हैं आपके पास, 7 वेज है। आया समझ ये चीज? ठीक है, अब हम क्या हर बार ऐसे कॉम्बिनेशन बना, एरो बना बना कर देखेंगे, यानी कि इसके साथ ऐसे ये 4 हो गए, फिर इसके साथ ये 4 हो गए, और फिर इसके साथ ये 4 हो गए, क्या बार बार ऐसे आप एरो बनाकर देखोगे, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक चीज को करने के m वेज हैं, ओके, एंड दूसरी चीज को करने के n वेज हैं, क्लियर, एक चीज को करने के m वेज है और दूसरी चीज को करने के अगर n वेज है, तो अगर हमें दोनों चीजें साथ में चाहिए तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, m इंटू एन वेज। कितने होंगे टोटल वेज, m इंटू एन वेज। क्लियर हुआ ये बात? ओके, नाउ अगर एक चीज को करने के m वेज है और दूसरी चीज को करने के n वेज है, और अगर हमें दोनों में से कोई एक चीज करनी है, तो फिर हम यूज करेंगे एडिशन प्रिंसिपल, यानी कि अब हम क्या करेंगे, m और n को। क्लियर है ये बात? ओके, सिमिलरली यहां पर पीछे आओ। ठीक है, ओके, पैंट पहनने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, और शर्ट वियर करने के कितने तरीके हैं, 2। तो टोटल वेज कितने हो गए, 6 वेज। क्लियर है ये बात? तो यहां पर हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज करा, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। क्लियर? नेक्स्ट, अगर बैग चूज करने के कितने तरीके थे, बैग चूज करने के 2, लंच बॉक्स चूज करने के कितने तरीके हैं, 3, और वाटर बॉटल चूज करने के कितने तरीके हैं, 2। और क्या हमें तीनों चीजें चाहिए, फिर कोई एक चीज चाहिए,
तीनों चीजें चाहिए। अगर हमें तीनों चीजें मतलब अगर हमें सारी चीजें साइमल्टेनियसली चाहिए तो हम करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई। क्लियर? तो कितने तरीके आ गए? 12 वेज आ गए। क्लियर है सबको? पक्का? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्लियर है यहाँ पर भी? ई टेबल से कितने ऑप्शन है? 3। एंड ड्रिंक से कितने ऑप्शन है? 4। सो हमें दोनों चीज चाहिए, फिर दोनों में से कोई एक चीज चाहिए? दोनों चाहिए। तो क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई। टोटल वेज कितने हो गए? 12 वेज हो गए। नाउ ई टेबल से कितने ऑप्शंस है? 3। और ड्रिंक्स के 4। हमें दोनों चाहिए अब, या फिर अगर हमें दोनों में से कोई एक चीज चाहिए तो क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई या दोनों को ऐड? ऐड। तो टोटल वेज कितने हैं? 7। क्लियर है ये बात? पक्का? ओके, आगे करें? ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जाना है दिल्ली टू अमृतसर जाना है, ठीक है, और उसके बाद अमृतसर से और कहाँ आगे जाना चाहते हो? कहाँ पहुंच गए? ऊपर नॉर्थ में रहो अभी। ठीक है, शिमला जाना है। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली टू अमृतसर जाते हो, ठीक है, दिल्ली टू अमृतसर जाने के ना टोटल 3 तरीकों से आप जा सकते हो। बस से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, या फिर ट्रेन से जा सकते हो। ठीक है, क्लियर? अब ये शिमला नहीं, कुछ और लो, थोड़ा दूर वाला। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है, JNK जाना है उसके बाद। अब अमृतसर से JNK कैसे जाओगे? उसके कितने तरीके हो गए? कुछ बोलो। फ्लाइट। और क्या? और कार। ठीक है। और चलो सिर्फ 2 ही तरीके हैं इधर तक जाने के। ठीक है, 2 ही तरीके। अब हमें यहाँ से यहाँ फिर यहाँ सब कुछ चाहिए, या फिर यहाँ से डायरेक्ट वहां पर जा रहे हैं हम? सब कुछ चाहिए। हमें बीच में अमृतसर भी चाहिए, है ना, और अमृतसर से आगे JNK भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें सब कुछ चाहिए तो हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे दोनों में से? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखते हैं कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम दिल्ली से अमृतसर जाए तो बस से जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक बस से गए तो उसके आगे कार से जाओगे या फिर आगे फ्लाइट से जाओगे? अगर दिल्ली से अमृतसर आप कार से गए तो पहले आपने कार ली, फिर आप फ्लाइट ले सकते हो या फिर दोबारा से कार ले सकते हो। अगर यहाँ से यहाँ आप ट्रेन से गए तो इधर ट्रेन ली, आगे फ्लाइट, या फिर अगेन कार। ऐसे करते करते कितने सारे तरीके हो जाएंगे। तो ऐसे तरीके एरो डायग्राम क्या बार बार बनाना पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा वो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। और आगे यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। और हमें दोनों चीजें चाहिए, इसीलिए क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई। तो इन टोटल दिल्ली टू कश्मीर जाने के, दिल्ली टू JNK जाने के कितने तरीके हो गए? 6 वेज। तो आपको वो एरो डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ा। क्लियर है सबको? पक्का? अब एक बार रीड करना शुरू करेंगे। फर्स्ट इज योर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ देयर आर m ways to do one thing and n ways to do another thing, then there are m into n ways to do both the things। आया समझ? है ना। अगर हमें दोनों चीजें करनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। ओके, आगे addition principle, if there are m ways to do one thing and n ways to do another thing and both things can't be done at the same time, then there will be m plus n ways to choose one of the things। क्लियर है ये बात? ओके, दोनों प्रिंसिपल समझ आए, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। ओके, आगे करें। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इस पे बेस्ड। ओके, क्वेश्चन रीड करो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5? 1 से लेकर 5 तक हमें डिजिट्स को यूज करना है और हमें एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्लियर? ठीक है, अब डिजिट्स देखें क्या क्या है हमारे पास। 1 2 3 4 एंड 5। कितना डिजिट नंबर बनाना है हमें इससे? 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्लियर? 2 केसेस है। पहला केस क्या है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। क्लियर? अब वो कैसे होगा? यानी कि यहाँ पर कितने नंबर्स आ सकते हैं? सबसे पहले बताओ। 5। अब जो नंबर यहाँ पर आ गया क्या वो दोबारा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो दूसरे वाले के लिए भी कितने ऑप्शन है?
5। और तीसरे वाले के लिए कितने ऑप्शन है? 5। क्या हमें 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए सारे ब्लैंक्स चाहिए या फिर कोई एक चलेगा? सारे चाहिए। तो मल्टीप्लाई करोगे या ऐड करोगे? मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू 5 क्या हो गया? 125 बेस। क्लियर? पहला पार्ट क्लियर है सबको? पक्का? सेकंड पार्ट देखो, रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ओके, इसका मतलब आप यूज तो 1 2 3 4 5 ही कर रहे हो, अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि एक नंबर जो आ चुका है वो रिपीट नहीं करना। ओके, सो अच्छा मैं थोड़ा सा स्लो करती हूँ तो मेरे साथ साथ चलो, ठीक है? अच्छा, अब पहले वाले में कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 5। अब फॉर एग्जाम्पल 1 आ गया तो अब सेकंड वाले के लिए कितने बचे? 4। और थर्ड वाले के लिए कितने बचे? 3। और हमें सब कुछ चाहिए तो क्या करेंगे हम सबको? मल्टीप्लाई। तो टोटल बेस कितने हो गए? 60। क्लियर है ये बात? आया सबको समझ? हाँ हाँ, अभी मैं वही तो था, वही तो मुझे देना था अभी आपको। अब यहाँ पर मैं चेंज कर रही हूँ, इन सब के साथ एक नंबर 0 भी है, ठीक है? अब आपके पास 1 से लेकर 5 नहीं है, अब आपके पास 0 से लेकर 5 है, तो दोनों के सॉल्व करो। ओके, नाउ योर इनपुट इज 1 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो अब आपके पास ये 3 ब्लैंक्स है, यहाँ पर भरना शुरू करो। बिल्कुल सही। फर्स्ट पे क्या 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर फर्स्ट पे 0 आता तो फिर ये तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा ना, 036, तो वो तो 36 ही तो बचा ना सिर्फ, तो वो तो एक 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसीलिए फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आएगा। बाकी कितने आ सकते हैं? 5। और सेकंड वाले पर रेपिटेशन अलाउड है, तो अब सब कुछ आ सकता है, तो कितने ऑप्शन हो गए? 6। और थर्ड वाले पर भी 6, सो कितना? 180 वेज आ गए। क्लियर है सबको? आंसर समझ आ गया? ओके, सेकंड देखो। अब आपको करना है व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ओके, सो 0 1 2 3 4 एंड 5 है आपके पास, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट ब्लैंक पर कितने डिजिट आ सकते हैं? 5। पक्का? अब 0 अब आ सकता है, बट अब फॉर एग्जाम्पल 5 नहीं आ सकता, तो अब सेकंड पर कितने आ सकते हैं? 5। किसी को कोई डाउट इसमें? और थर्ड पर 4। सो टोटल वेज कितने हो गए? 100 वेज। एनीवन एनी डाउट? दोनों चीजें क्लियर हुई? 0 से स्टार्ट कर रहे हो तब भी और 0 से नहीं भी कर रहे हो तब भी क्लियर है सबको? नेक्स्ट ट्राई करो आप लोग खुद। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड? अब ध्यान देना, इवन नंबर बनाना है आपने। ओके, हंड्रेड एंड 8 आ रहा है आंसर। क्या क्या आंसर आ रहा है साथ साथ बताते रहो। नहीं, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। 108 आ रहा है। और किसी का कोई और आंसर आ रहा है? किसी का कोई और आंसर आ रहा है तो बताओ। सबका 108 आ रहा है? आ रहा है सबका 108? चेक करें एक बार कि ये सही है कि नहीं। अब देखो, इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आखिर में क्या आएगा? 2 4 और 6, ठीक है? यानी कि आखिरी वाले ब्लैंक के लिए कितने ऑप्शंस है हमारे पास? 3। अब डिजिट रिपीट हो सकते हैं, तो यहाँ के लिए कितने? 6, फिर यहाँ के लिए भी 6, सो 36 इंटू 3, ठीक है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? अब जैसे आपने ये 2 4 6 वाला 6 क्यों आया? डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, तो अगर यहाँ पर 2 आ गया तो वो दोबारा यहाँ पर आ सकता है, ठीक है? अब एक बात सब ध्यान रखेंगे, सिंस यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट करा, तो यहाँ पर 0 था जो थोड़ा सा हमें सोचे करना था, यानी कि हमें जब भी कुछ कंडीशन दी हो ना तो हमेशा उसी ब्लैक से स्टार्ट किया करो। सिंस यहाँ पे 0 कंडीशन थी इसीलिए हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा, वेरएज यहाँ पर आपका आखिरी में एक कंडीशन लगी हुई थी कि इवन नंबर आने के लिए आखिरी के लिए 3 ऑप्शन ही होते हैं, इसीलिए आखिरी से हमने पीछे से स्टार्ट करा, ठीक है? ये ध्यान रहेगा सबको। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट करो ये वाला क्वेश्चन खुद से। फाइव डिजिट नंबर बनाना है आपको यूजिंग 0 to 9। क्या 336 आ रहा है, अभी चेक करेंगे। अच्छा, किसी का 210 आ रहा है, किसी का 336 आ रहा है। चलो अभी चेक करते हैं। 210 नहीं आ रहा है, चेक करें। अब यहाँ पर ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67। ओके, नंबर स्टार्ट विद 67 यानी कि स्टार्टिंग में तो 67 फिक्स करना है आपको, और सिर्फ इन 3 ब्लैंक्स के लिए सोचना है। और यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। अगर एक डिजिट एक बार आ गया तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। ओके, तो 67 6 और 7 आ चुका है, तो 6 और 7 देखो दोबारा तो नहीं आ सकता। ठीक है, अब आपको बाकी सारे कितने ऑप्शंस बचे आपके पास, 8 ऑप्शंस बचे। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं नंबर्स, 8 देन 7 देन 6। नाउ 8 इंटू 7 इंटू 6 कितना हुआ, 336 वेज। ठीक है, तो जिसका भी 210 था वो गलत है। 210 कैसे आया, ओह देखा, इतना बड़ा लिखा तो है। ओके, ना थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अब हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हम ये वाली लाइन हटा देते हैं, ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब आपको 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज करने हैं, एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और फिर आपको एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये मुझे चेक करना है, यही तो चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया ना। हुँ? 648 आ रहा है, 648। ओके, देखते हैं अभी बाकियों का क्या आ रहा है आंसर। सिद्धांत कह रहा है कि 648 तो नहीं है आंसर। मैम 30240। ओके, लेट्स चेक। क्या आ रहा है आपका, 30240 आ रहा है। चेक करें, स्टार्टिंग में 0 आ सकता है टेलीफोन नंबर में, आ सकता है। टेलीफोन नंबर 0 से स्टार्ट तो हो सकता है ना, उसमें थोड़ी ना कुछ ऐसा होता है कि 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट बन जाएगा। कैसे, अरे फिक्स है ना यहाँ पर, वो मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, डिजिट है। वेज देखना है ना, पहले वाले के लिए कितने वेज है, पहले वाले के लिए 10 वेज है, दूसरे के लिए 9, फिर तीसरे के लिए 8, फिर तीसरे के लिए 7, फिर 6। नाउ व्हाट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 30240 वेज है टोटल में। क्लियर है सबको, ओके। नाउ अब आपको दिया हुआ है डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड है अब। ठीक है, नाउ रिपीटेशन इज अलाउड। अब बताओ आंसर, 10 to the power रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, पहले वाले के लिए 10 10 10 10, ऐसे 10 कितनी बार आ रहा है, 10 to the power 5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन में सारी वेरिएशन समझ आ गए, कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, ओके, आगे करें। ओके, नेक्स्ट करो ट्राई। राइट, क्या आ रहा है आंसर,
कुछ भी नहीं, ये तो कुछ सोचना है। 20, क्योंकि आपने रेपिटेशन अलाउ करी। अब देखो सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल आप आप होली खेलने गए किसी के घर, ठीक है, वहाँ पर ना टोटल 5 प्लेट्स पड़ी हैं और उस पर अलग अलग कलर्स हैं, ओके। अगर केशव आपने एक प्लेट उठा ली तो क्या कोई और पिंक कलर का कलर उठा पाएगा? अब नहीं उठा पाएगा क्योंकि वो आप ले गए ना। तो उसके लिए कितने ऑप्शन बचे? सिर्फ 4 ऑप्शन बचे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारे पास 5 अलग अलग फ्लैग्स हैं और हमें एक सिग्नल बनाना है वन बिलो द अदर, ठीक है। तो अगर आपने ऊपर वाला सिग्नल बनाने के लिए कितने कलर्स हैं आपके पास, कितने फ्लैग्स हैं? 5 फ्लैग्स हैं। तो अब एक फ्लैग तो ले लिया ना ऑलरेडी, तो नीचे वाले के लिए कितने बचेंगे? 4। सो फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 into 4, दैट इज 20 वेज ओनली। क्लियर है ये बात? पक्का? करें आगे? ओके ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टोरियल नोटेशन। आई गेस ये आपने करा होगा 10th क्लास में, कुछ बच्चों ने शायद नहीं भी करा हो, तो ध्यान से देख लो। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल को हम ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं, ओके। और इसको हम कैसे लिखते हैं? ये इसका सिंबल है। इसको हम कैसे लिखते हैं? या तो आप ऐसे लिखोगे या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे, और इसको हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको? एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल में n क्या है? 5। तो इसको कैसे बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें क्या करना है? इनका प्रोडक्ट करना है। सो 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से। क्लियर है सबको? फाइन। तो वैसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज 3 फैक्टोरियल, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 1, 2 और 3, और इनका क्या करना है आपको? प्रोडक्ट। तो 1 into 2 into 3। क्लियर है? क्लियर है सबको? वैसे अगर आपको बोला जाए जनरल, इन जनरल एन फैक्टोरियल क्या होता है, ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा? एन। और देखो सिंपल सी बात है, पहले क्या आया? जैसे 3 आया, फिर क्या आया? 3 - 1, फिर क्या आया? 3 - 2। सिमिलरली एन फैक्टोरियल क्या होगा? n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू, ऐसे करते करते आखिरी के 3 डिजिट्स क्या होंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट? पक्का क्लियर है एन फैक्टोरियल क्या होता है? ओके। A simple question: in how many ways 3 things A, B, C can be arranged when repetition is not allowed? A, B, C को आपको अरेंज करना है। कैसे कैसे अरेंज करोगे? A, B, C एक हो गया, और A, C, B, और B, A, C, और B, C, A, और C, A, B, C, B, A। कितने तरीके हैं? 6 वेज है ना। बट क्या ये हर बार बनाना पॉसिबल है? कोई छोटा तरीका निकाल सकते हैं हम? बिल्कुल सही। कैसे करा? आपको 3 चीजों को आगे पीछे कर कर अरेंज करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक पर कितनी चीजें आ सकती हैं? 3, और दूसरे पर फिर 2, और तीसरे पर 1। सिंपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग यूज करी हमने, और उसका हमने यूज करा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो हमारा आंसर क्या आ गया? क्या हम 6 को 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? बिकॉज इट इज 3 into 2 into 1। क्लियर है ये बात? क्लियर? ऐसे अगर आपको बोला जाए 4 चीजों को अरेंज करना है व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो क्या बोलोगे? 4 फैक्टोरियल। वैसे अगर बोला जाए 2 चीजों को अरेंज करना है, ए बी को अरेंज करना है आगे पीछे कर कर, तो कितने तरीकों से अरेंज करोगे? फैक्टोरियल यूज करना आप। 2 फैक्टोरियल विच इज 2। ऑब्वियसली 2 तरीके, ए बी या फिर बी ए। क्लियर है? ओके। हाँ, इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज वन थिंग? ए को कैसे अरेंज कर सकते हो? 1 फैक्टोरियल। ऐसे सिंपल क्वेश्चन, 7 चीजों को कैसे अरेंज कर सकते हो? 7 फैक्टोरियल। 700 चीजों को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? 700 फैक्टोरियल। ठीक है? ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल? जिसने ये ऑलरेडी मुझसे पढ़ा हुआ है प्लीज वो आंसर नहीं करेगा।
ओके, व्हाट इज जीरो फैक्टोरियल? जीरो, हाँ बिल्कुल सही। जीरो नॉट डिफाइंड, वन, क्या आंसर है? आंसर क्या है? जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। जीरो फैक्टोरियल वन होता है, कैसे? अच्छा, और वन फैक्टोरियल क्या होता है? वो भी वन होता है। और जीरो फैक्टोरियल भी क्या होता है? वो भी वन होता है। तो हर बार ना कंफ्यूजन आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सबने एम्प्टी एम्प्टी सेट पढ़ा है? सबने एम्प्टी सेट पढ़ा है? एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो क्या वो भी एक सेट होता है? यस, वो भी एक सेट तो होता है ना। नल सेट इज ऑल्सो अ सेट। सो नल सेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेट। तो यानी कि वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या है? जैसे सेवन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? कि हम सात चीजों को अरेंज कर रहे हैं आगे पीछे कर कर, है ना। वैसे ही जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या है? कि हम जीरो चीज को अरेंज कर रहे हैं। जीरो चीज को अरेंज करने का मतलब क्या होता है? कोई भी तरीका नहीं होगा। एंड नो वे इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, मैंने सबको काम दिया, होमवर्क करने को दिया, उनमें से 3 बच्चे कुछ काम कर कर नहीं आए, है ना। तो क्या कुछ ना करना भी एक तरह की पॉसिबिलिटी होती है? यस। इसीलिए जीरो फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू वन, बिकॉज नो वे इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। यस, डाउट? ये तुम्हारी n फैक्टोरियल की डेफिनेशन गलत नहीं होगी कि हम n फैक्टोरियल को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हाँ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तभी तो। अच्छा, ये चीज आप उधर डेफिनेशन के हिसाब से नहीं सोचेंगे। जीरो फैक्टोरियल को हमें लॉजिक से ही सोचना है, ठीक है। जीरो फैक्टोरियल को नॉर्मल लॉजिक से सोचना है। और वो लॉजिक क्या है? कि जीरो चीजों को अरेंज करना इज ऑल्सो अ वे, बिकॉज कोई तरीका नहीं होता, और कोई तरीका ना होना भी एक पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। इसीलिए जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? वन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इवेल्युएट करो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 आ रहा है आंसर? आंसर क्या आ रहा है? माइनस वन फैक्टोरियल, माइनस वन एक नेचुरल नंबर नहीं है, वैसे जीरो भी नेचुरल नंबर नहीं है, आपका डाउट एकदम सही है। बट क्या हम जीरो चीजों को अरेंज कर सकते हैं? इन नो वे, इन नो वे। बट माइनस वन चीजों को अरेंज करना है तो लॉजिकली करेक्ट नहीं है। क्या आ रहा है? 18 आंसर, ठीक है। कैसे शो करना है? देखो, 4 फैक्टोरियल को क्या हम 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? ठीक है। सो ये क्या हो गया? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर? अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? 3 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, क्या बचा? माइनस वन। तो ये क्या बन गया? 3 फैक्टोरियल इंटू 3। एंड व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 6। और 6 इंटू 3 कितना हो गया? क्या आंसर क्लियर हुआ सबको? क्लियर है आंसर सबको? ओके, आगे करें। नेक्स्ट, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल? तो इसको निकालना पड़ेगा ना एक बार, और डिस्प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो आप पहले बताओ, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल होता क्या है? वैल्यू निकालना है मुझे, इसका आंसर चाहिए ना पहले। 3 फैक्टोरियल प्लस कितना? 30। एक बार 3 फैक्टोरियल प्लस, नहीं ऑब्वियसली वो तो कैसे, फिर शो कैसे करोगे? इस तरफ 5 into 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, उस तरफ 7 into 6। वो सॉल्व भी तो करा ना आपने। पर उसको कॉमन नहीं कर सकते। हाँ वैसे कर सकते हो, मुझे बस आंसर चाहिए। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या आया? 30। और 7 फैक्टोरियल क्या होता है? ये निकालो। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर 1218 आ रहा है। एक बार रीचेक करो। सेवन फैक्टोरियल क्या आ रहा है? 5040। सो ये तो दूर दूर तक बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जहां पर ये दोनों इक्वल हो सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर माइनस का साइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इज 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल?
नो। क्लियर है ये? ओके। कॉम्यूट, इसकी वैल्यू निकालो। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो इसको। कितना आ रहा है? 1 1 इज रॉन्ग। 28 आ रहा है। आप लोग ने कैसे निकाला इसको? 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखा? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, राइट? और नीचे क्या है? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियरली ये कैंसल आउट हो गया। क्या बचा? 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 28। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है सबको? ऐसे प्रेजेंट कर दिखाना है। ओके, करें आगे। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड x। पहले कब? ओके, अच्छा इनइक्वालिटी भी कर रखा है। अच्छा, जिसे संभाल कर रखा है आपने। आंसर क्या आ रहा है इसका? हाँ, नो नहीं, सॉल्व नहीं करना है। 6 फैक्टोरियल को कोई खोलेगा नहीं। 6 फैक्टोरियल को कोई खोलेगा नहीं। x को 6 फैक्टोरियल को लेके x ले लिया। यस, 64 इज द राइट आंसर। देखो आराम से, इसको नहीं समझ आ रहा क्या लिखा हुआ है? 1/6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो बताओगे? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x फैक्टोरियल आ गया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। क्या बचा? 1 प्लस 1/7 बचा, है ना? और ये x अपॉन 8 फैक्टोरियल के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, क्या बचा अंदर? बोलो। 8/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर ये चीज क्या हो गया आपका? 8/7 इंटू 6 फैक्टोरियल क्या है? कुछ गलती हो गई क्या? सही है सब कुछ? 8/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन, ठीक है? क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक? अब इस 8 फैक्टोरियल को क्या हम 8 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? क्लियर? क्लियरली ये कट हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ, कहाँ पर? यहाँ पर ये जो 8 फैक्टोरियल को ही हमने 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिखा है बस। 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बन गया, ठीक है? अब मुझे आपसे एक ऐसी ट्रिक चाहिए जिससे आप देखकर ही बोल पाओ कि अच्छा x की वैल्यू तो 64 आएगी। डायरेक्ट देखकर बोल पाओ आप। दोबारा बोलो। अच्छा, आप 2 मिनट रुको, आपने तो क्लास अटेंड करी है। बताओ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? बिना ये सॉल्व करे, सीधा देखकर ही। क्वेश्चन देखा और सीधा आपने x को लिख दिया 64 है आंसर। वो ट्रिक चाहिए। इसमें अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को लेटर 6 फैक्टोरियल भी x, देन 7 फैक्टोरियल भी x प्लस 1। हाँ हाँ हाँ, राइट, दैट इज द ट्रिक, राइट? वो ट्रिक ही तो है। देखो, व्हाट ही इज सेइंग इज कि अगर हमारा पहला सबसे छोटा नंबर हमने लिया 6, है ना? एक बात ध्यान रखना है, 1/6, तो हम क्या उस 6 को n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना? और जो 7 है, इट इज नथिंग बट 6 प्लस 1। सो आगे क्या आ गया? प्लस 1/n+1 का फैक्टोरियल, राइट? उसके बाद इक्वेट में क्या है? x/n+2 फैक्टोरियल। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना? करेक्ट। अब आपको पता है कि जो ये x है, इट इज नथिंग बट 8 का स्क्वायर,
है ना। तो यहाँ पर भी जब भी आपके डिनोमिनेटर में 3 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव होंगे तो x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, n+2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। नाउ फॉर एग्जांपल आपको दिया होता है 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/12 फैक्टोरियल। तो x की वैल्यू क्या होगी, 144। क्लियर है ये बात, क्लियर है सबको पक्का। आगे करें। ओके चलो ये वैल्यू निकालो। बस आपको n को 9 से रिप्लेस करना है और r को 5 से रिप्लेस करना है। ओके तो ये बेसिकली क्या बनेगा, n 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल विच इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओके ना इसको कैसे लिखोगे अब आप, 9 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्लियरली ये कट हो जाएगा। नाउ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 निकालो क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालो क्या आ रही है। कितना कितना दोबारा बोलो, एक बार रीचेक करो कोई, यही आ रही है वैल्यू। ठीक है क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको। ओके ठीक है अब हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन, यानी कि इससे पहले जो भी कराना हमने वो सब एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है वो सब एग्जाम में नहीं आने वाला, बस वो सब इसलिए करा हमने सो दैट आगे की जो भी हम चीज़ें करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर है ये बात। अब हम परम्यूटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके अच्छा 3 डिजिट नंबर फॉर्म वाले डिजिट 0 to 9 की अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही वही करा, तो मैं इसको स्किप करवा के डायरेक्ट इसके सीधा कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं अब हम। ओके ध्यान रखना, देखो दो चीज होती है, एक आप पढ़ोगे परम्यूटेशन और एक आप पढ़ोगे कॉम्बिनेशन। ओके तो परम्यूटेशन में क्या करते हैं हम, परम्यूटेशन में हम चीजों को अरेंज करते हैं। ध्यान रखना हमेशा परम्यूटेशन में होता है कि हम चीजों को अरेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ 10 चीजें हैं, ठीक है 10 में से मैंने 3 चीजें चूज करी और अब मैं उनको अरेंज करूंगी, तो मैं 10 में से 3 चीजों को किस किस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ वो बताओगे आप मुझे। नो 10 में से 3 चीजों को अरेंज करना है, 3 में से 3 को अरेंज नहीं करना, 10 में से। बिल्कुल सही, फंडामेंटल थ्योरम यूज करो, 10 इंटू 9 इंटू 8। नहीं 10 चीजें, उसको एग्जाम्पल नहीं लिया। ठीक है 10 ऑब्जेक्ट्स में से मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम यूज करके, दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अगर 100 में से 49 चीजों को अरेंज करना हो तो क्या इतने 49 ब्लैक्स बनाने पॉसिबल है, नहीं। अब अगर आपको बोला जाए 1000 में से 499 चीजों को अरेंज करो, क्या वो चीज बनानी 499 ब्लैंक्स बनाने पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वहां पर परम्यूटेशंस आती है और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हम एक्चुअल में इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जब भी हमें लार्ज नंबर्स दिए होते हैं ना, तो उस केस में परम्यूटेशंस हमारी हेल्प करती है। ओके कैसे करती है वो देखते हैं। ओके पहले एक बार देख लो, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल और सम एट अ टाइम। यानी कि हम 10 में से 10 चीजों को भी अरेंज कर सकते हैं और हम 10 में से 3 या 7 चीजों को भी अरेंज कर सकते हैं। सो वी आर अरेंजिंग सम ऑब्जेक्ट्स इन, वी आर अरेंजिंग सम और ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। क्लियर है, वो होता है परम्यूटेशन। इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अरेंजमेंट करना। क्लियर ओके चलो पीछे। अब हम लार्ज नंबर्स में डील करने वाले हैं। ओके यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ 5 डिजिट्स को अरेंज कर रहे हैं, 4 को कर रहे हैं, 7 को कर रहे हैं, वो सब नहीं। अब हम लार्जर डिजिट्स पर जाएंगे, कर दूं आगे। ओके नाउ अब हम क्या करने वाले, हाउ मेनी आर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 to n। ठीक है तो अब हमने कुछ n नेचुरल नंबर्स लिए, अब हम n नेचुरल नंबर में से एक r डिजिट का नंबर बनाने वाले हैं। जैसे अगर आपको 10 में से 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो फिर उधर n क्या है 10 और r क्या है 3। ठीक है
सिमिलरली अगर आपको n चीजों में से r डिजिट नंबर बनाना है तो आपको ब्लैंक्स कितने बनाने होंगे? r ब्लैंक बनेंगे 1 2 3 4, ऐसे करते करते आखिर वाला आपका होगा rth ब्लैंक, राइट? हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है? यानी कि एक डिजिट जो एक बार आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? ओके। अब पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन है? n। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जैसे 10 में से 3 चीजों को अगर आपको अरेंज करना है तो पहले ब्लैंक के लिए कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है। सिमिलरली n डिजिट में से 8 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहले के लिए कितने ऑप्शन है? n। और दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2, चौथे के लिए और आखिरी वाले के लिए नो 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 यस, वेरी गुड। देखो यहां पर हमने 0 माइनस करा, 0 हमने कैसे लाए? ऊपर वाला 1 में से 1 माइनस करके। यहाँ पर 1 है वो कैसे लाए? ऊपर वाले 2 में से 1 माइनस कर कर। ये जो 2 है ये कैसे आया? ऊपर वाले 3 में से 1 माइनस कर कर। 3 कैसे आया? ऊपर वाले 4 में से 1 माइनस कर कर, है ना? तो इधर कैसे निकालोगे? n में से क्या माइनस करोगे? ऊपर वाले 1 में से 1 माइनस कर कर। क्लियर है ये बात? सो ये एक्चुअल में क्या बना? n माइनस r प्लस 1। आया समझ सबको? क्लियर है? ओके। नाउ अब हमें क्या करना क्या था? हमें n डिजिट में से r डिजिट का नंबर बनाना था और उसको बनाने के लिए हम इन सबको ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है सबको? है ना? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ऐसे करते करते n माइनस r प्लस 1। ओके। तो इसी तरह से अगर आपको बोला जाए 100 डिजिट्स दिए हुए हैं आपको, 100 में से आपको 49 डिजिट नंबर बनाना है ना? तो क्या होगा? पहला वाला क्या होगा? 100 इंटू 99 इंटू 98, ऐसे करते करते आखिर वाला क्या होगा? 100 माइनस 49 प्लस 1, कितना हो गया? क्लियर? अब क्या इसको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर फैक्टोरियल हमारी रेस्क्यू करने के लिए आ रहा है और वो कैसे रेस्क्यू करेगा वो देखना है आपको। ओके। मैं अब जो यहाँ पर लिखा ना ये पूरा मैं पीछे नेक्स्ट स्लाइड पर लिखने वाली हूँ, ठीक है? डेरिवेशन प्रॉपर्ली देखो, अब हम परम्यूटेशन की प्रॉपर डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है? जो आपको आंसर में प्रेजेंट करना होता है, ठीक है? क्लियर? अभी हमने पीछे क्या लिखा था? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, ऐसे करते करते आखिरी वाला डिजिट क्या था? n माइनस r प्लस 1। क्लियर है ये बात? ठीक है। और हमने सिमिलरली वो नंबर्स क्या लिखे हुए थे? 100 इंटू 99 इंटू 98, ऐसे करते करते आखिरी के 3 क्या थे? आखिरी वाला बता दो। 52। ठीक है। अब हम देखेंगे कि फैक्टोरियल कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं। क्लियर? इससे जस्ट पहले नंबर क्या आएगा? 52 से जस्ट पहले, और उससे पहले आखिरी के 3 क्या आएंगे? अगर आप इस ब्लू वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस ब्लू वाले से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो 51 इंटू 50, ऐसे करते करते 321 से डिवाइड भी करोगे, है ना? सो 100 इंटू 99 इंटू 98, ऐसे करते करते कम कम होते जाते कहाँ तक जा रहा है? ये 1 तक, है ना? सो आप इस पूरे को और कैसे लिख सकते हो? एग्जैक्टली, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो आप न्यूमरेटर को क्या लिखोगे? 100 फैक्टोरियल। क्लियर है? और डिनोमिनेटर को कैसे लिखोगे? क्लियर है ये बात? ओके। अब जो मेरा क्वेश्चन था उसमें n क्या था? 100 और r क्या था? 49, राइट? क्लियर है ये बात? अच्छा, अब क्या इस 100 को मैं n फैक्टोरियल लिख दूं? और क्या ये 51 को मैं n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकती हूँ? है ना? तो ये जो ये लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 49 फैक्टोरियल।
विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको हमने नंबर्स की फॉर्म में देखा, अब एक बार इसको यहाँ पर भी देखो। ओके, अब इससे जस्ट पहले नंबर क्या आएगा, बोलो, इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा? -1। और उससे जस्ट पहले n माइनस आर माइनस, ऐसे करते करते आखिरी के 3 डिजिट्स क्या होंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। अब पूरे ब्लू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ब्लू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना? तो वो क्या होगा? n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1, ऐसे करते करते आखिरी के 3, 3 2 1। अब पूरा न्यूमरेटर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो क्या लिखोगे इसको? n फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ n माइनस आर नेचुरल नंबर, तो कैसे लिखोगे इसको? n माइनस आर फैक्टोरियल। और इधर जो r की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है, यानी कि n डिजिट नंबर में से हम सबसे कितने डिजिट्स चूज कर सकते हैं, कितने डिजिट्स को, मिनिमम कितने डिजिट्स को हम अरेंज कर सकते हैं, बताओ? 0। वेरी गुड। और मैक्सिमम कितने अरेंज कर सकते हो आप? 10 के 10, यानी कि n। क्लियर है? तो एक बार में हम मिनिमम 0 चीजों को अरेंज कर सकते हैं और मैक्सिमम n चीजों को अरेंज कर सकते हैं। ओके, और इसको सिंबॉलिकली हम मैथमेटिकली डिनोट करते हैं विद NPR। क्लियर है ये बात? क्लियर है सबको? तो अगर आपको बोला जाए कि 100 चीजों में से आपको 49 चीजों को अरेंज करना है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो आप यूज करोगे टाइप 1 परम्यूटेशन विच इज NPR। ओके, और जो कि क्या हो जाएगी? n फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 49 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आएगा? 100 फैक्टोरियल अपॉन 51 फैक्टोरियल। अब आगे इसको सॉल्व नहीं करना बिकॉज दीज आर वेरी लार्ज नंबर्स, ठीक है? बट अगर यही नंबर्स आप इस तरह से दिखाते तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने फैक्टोरियल्स को यूज कर कर इसको रिप्रेजेंट करा है। क्लियर है? वैसे अगर आपको बोला जाए 1000 नंबर्स में से 50 नंबर को अरेंज करना है, तो उसके कितने तरीके होंगे? 1000 फैक्टोरियल अपॉन 950 फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अगर मैं इसको 1000 इंटू 999 कर दी तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना प्रेजेंट करने में, इसीलिए हमने फैक्टोरियल्स को यूज करा है। क्लियर हुआ सबको? कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? ओके, एक बार हटा दो ये। हमने स्टार्ट क्या किया था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, और उसमें हमने 2 प्रिंसिपल्स पढ़े। पहला प्रिंसिपल कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और दूसरा एडिशन प्रिंसिपल। उसके बाद फिर हमने फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्लियर है? देन हमने परम्यूटेशन स्टार्ट करा, और आज हमने सिर्फ टाइप 1 परम्यूटेशन करी है। टाइप 1 परम्यूटेशन क्या होती है? व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। ठीक है, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होती है तो ही हम NPR यूज करते हैं, और सिर्फ उसका फॉर्मूला हमने ये यूज, उसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने। ठीक है, सो दिस इज योर टाइप 1 परम्यूटेशन। ऐसे हम नेक्स्ट क्लास में और परम्यूटेशन के टाइप करेंगे। टोटल 4 टाइप की परम्यूटेशन होती है, ठीक है? टोटल 4 टाइप्स होते हैं। ओके, ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।
अच्छा ट्रिग्नोमेट्री, कोई ऐसे इसको 10th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पसंद? आपको पसंद है? सारी सारी पसंद है? बोर्ड के बाद? बोर्ड के बाद से नहीं पसंद क्यों? क्वेश्चन नहीं हुआ वाला बोर्ड वाला या क्या हुआ? वैसे वो 11th में 1 मार्कर है। ओके, कॉट ए माइनस कॉस ए वाला जो क्वेश्चन आया था आपका, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 वाला, ठीक है। अच्छा देखो, जो 10th की सॉरी 11th की ट्रिग्नोमेट्री है ना, ठीक है, तो उसकी एक दो क्लासेस अभी ट्रायल क्लास हुई है, बट डोंट वरी, आप ना सिर्फ आज वाली क्लास पे ध्यान देना, बिल्कुल न्यू है क्लास सबके लिए। जैसे पीएनसी की क्लास, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास बिल्कुल न्यू थी, ठीक है। अब मुझे बताओ वैसे n फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेकर कहां तक? 1 तक, ठीक है ना। तो एनीवन हु कैन टेल मी साइन x फैक्टोरियल? जो न्यू है वो पहले बोलेंगे। पहले सबसे पहले क्या लिखूं मैं? साइन x माइनस 1 फिर माइनस 2, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया? बस इसलिए ताकि आपको पता लग जाए कि सिर्फ पीएनसी में ट्रिगो भी चल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे जाके क्योंकि ना साइन एक्स पूरा n है। हमें ये कैसे पता कि sin x वहाँ पर वो है? नेचुरल नंबर, हाँ हम लिख देंगे साथ में सेट्स का यूज करके, साइन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ओनली। ओके, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको ये पता चल जाए कि टोटल मिला के कितने चैप्टर्स हैं? 14। लेकिन एक्चुअली कितने हैं? 196। एक्चुअली कितने चैप्टर्स हैं? 196, क्योंकि हर चैप्टर में 14 चैप्टर हैं। अभी सेट्स में जिसने क्लासेस अटेंड करी हैं या ट्रिग्नोमेट्री में क्लासेस अटेंड करी हैं, अभी लगता नहीं है अच्छा, वन नहीं लग रहा अभी, तो फिर तो रात को नींद ही नहीं आएगी कि 196 चैप्टर्स कैसे करूंगा मैं, है ना। क्या अजीब सा लगेगा कि 190, लेकिन आराम से हो जाएंगे। लेकिन बस ये मत बोलना कि सर आज बर्थडे है इसलिए पढ़ना नहीं चाहता मैं। आज ना सर वो दिवाली है, वो गेस्ट आने हैं। आज ना सर दशहरा है, वो ना मेरे को देखने जाना है वहाँ पे कैसे रावण चलता है ना। तो ऐसे कुछ मत बोलना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ इस ओके, ये पूरे साल के लिए मैंने आपको सब कुछ इसलिए बता दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है ना। अगर सोचो मैं आपको ये वाली बात बताऊं दिसंबर में, ठीक है ना, जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो मैं आपको दिसंबर में बोलूं, और पेपर कब है? फरवरी में। 2 महीने में कितना कर लोगे? 80 में से 5 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, उससे ज्यादा कैसे आएंगे, है ना। तो 10th की तो मैथ्स चलो कैसे भी करके निकाल ली, और अच्छा भी नहीं लगा पेपर, 10th का मैथ्स का अच्छा भी नहीं लगा, और सेट जिसके पास जो भी आया वो तो बिल्कुल अच्छा ही लगा, ये कैसा सेट आ गया मेरे पास, ठीक है ना। उस समय तो बिल्कुल गॉड याद आ रही होगी या कुछ भी याद आ रहा होगा, ठीक है। तो जब आप सोचो 10th की केस स्टडीज ऐसी आई हैं तो 11th की कैसी होंगी, है ना। 10th के 5 मार्कर ऐसे आए हैं तो 10th की 11th की कैसे होंगे। तो मजा बहुत आएगा, क्योंकि जितना चैलेंजिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है। तो आप 11th का पहला बैच नहीं हो, बहुत सारे बच्चे 11th आराम से कर लेते हैं। एक बार तो किसके फुल भी आए हुए मैथ्स में, 11th की मैथ्स में, तो हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट बस वही जो मैंने आपको बताया ना, स्टमक एक हो रहा है कि मैं सर क्लास लेता, स्टमक एक हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे को बता देना, मैं मेडिसिन दे दूंगा। मैं सारी मेडिसिन अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, आइसोमर्स तो पड़ी रखे हैं ना मेरे पास, सारे टाइप के आइसोमर्स की मेडिसिन है। बस मैं चेंज चेंज करता रहूंगा, आपको मिलते रहेंगे। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं? ओके ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं, सबसे पहले हेडिंग लिख लो, यूनिट सर्कल। बिल्कुल भी मत घबराना, आप ही आज ही पता चल जाएगा आपको किस तरह की है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यूनिट सर्कल, अभी मैंने इसके साथ पीएनसी मिक्स नहीं करूंगा थोड़े 1-2 दिन तक, फिर अगले वीक से हम पीएनसी वगैरह सेट्स मिक्स कर देंगे सारा, ठीक है। सबसे ज्यादा मजा उसी में है जब सारे चैप्टर्स मिक्स होते हैं, अभी तो इंडिविजुअल चैप्टर चल रहा है। अच्छा, यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1 यूनिट, ठीक है। ओके, तो रेडियस 1 यूनिट जो है, ओके, तो इसका रेडियस 1 यूनिट, ओके, सर्कल का रेडियस 1 यूनिट। नाउ मैंने क्या किया, एक क्वाड्रेंट बनाए 4, एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स बनाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एक्स वाई, सॉरी यस, एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है।
ओ ओरिजिन और या फिर ओ, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें यहाँ तक? ओके, नाउ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला पॉइंट, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? 1,0 एज पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 है, तो रेडियस 1 है तो मतलब एक्स भी 1 है, और वाई क्या है इस पॉइंट पे? 0, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, वाई पॉइंट? 0,1, एक्स डैश -1,0 एंड वाई डैश 0,-1। हाँ बस थोड़ा सा आज चेंज है अभी, ठीक है। ओके, आरव से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हर एक की बारी आएगी 1 बाय 1। ओके, बहुत इजी है अभी तो। m, ओके, नाउ यहां मैंने लिखा थीटा, आपको ना m बताना है, ये x है ये y है, इतनी बात समझ में आ रही है? आपको m पॉइंट बताना है, x, y, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके तनांशी आपकी बारी है। अब मैंने इसी m वाले पॉइंट को cos थीटा sin थीटा लिख दिया, सही है, इसी m वाले पॉइंट को cos थीटा sin थीटा। केशव, अरे ट्रिग्नोमेट्री क्लास है ना इसलिए बता रहा हूँ, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री दिखी नहीं रही थी, अब ट्रिग्नोमेट्री दिखने लग गई, ट्राई करोगी? नहीं, cos थीटा तो अच्छा, cos थीटा क्या होगा? x बाय cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, हाँ OM कितना है? रेडियस 1 है, रेडियस 1 है तो OM भी 1 रेडियस है ना, वो नहीं आ रहा समझ, आ रहा है, रेडियस 1 यूनिट है ना, रेडियस, ये भी तो रेडियस ही है, वो भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस, ठीक है, क्लियर होगी वाली बात? तो कितना हो गया? cos थीटा sin थीटा, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? x, और sin थीटा की वैल्यू y, तो आप ये सब बना लो जल्दी से। ठीक है, cos थीटा होगा x बाय 1 और y cos sin थीटा क्या होगा? y बाय 1, पक्का कोई डाउट नहीं आ रहा? ठीक है, इजी था, ठीक है, मैंने या नहीं पूछना है कुछ? ओके, अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट को पूछूं मैंने, तो क्या आप दोगे आंसर? m डैश को, m डैश, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट का है ना, तो उसमें x क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव और y पॉजिटिव, ठीक है, सो व्हाट शुड आई राइट नाउ? -cos थीटा sin थीटा। ग्रेट, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है, तो ये भी कितना है? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है, थीटा, क्लियर होगी वाली बात, ठीक है। ओके, समर्थ की बारी है अब। समर्थ, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे फिर थीटा लिखा मैंने, नाउ यू हैव टू टेल मी m डबल डैश माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस कॉस थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा, और फाइनली द लास्ट वन, यशुन आप बता दो। ओके, m ट्रिपल डैश, ठीक है, कितना हो गया? प्लस कॉस थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा। कोई भी डाउट नहीं आ रहा पक्का? एक बार यहां से कुछ भी डाउट है तो पहले क्वेरी पूछ लो। नहीं, सर बस ये है कि हम ये कैसे बोल सकते हैं ट्रायंगल्स को? अच्छा मैंने जितना x ये लिया उतना ये लिया है, और जितना y ये था उतना ही y ये लिया है बस। सर्कल में पॉइंट जैसे, दोबारा बोलो, m, हाँ हाँ हाँ, वो पॉइंट सर्कल पे कैसे लाई कर रहा है? क्योंकि ट्राइंगल, हमने लेंस क्यों ले रहा था, अगर मैं कुछ भी लेंस से बहुत जरूरी
ओ मैंने इतनी ही ली है ताकि वो पॉइंट वहीं पर ही आए। अच्छा ऐसे कर दूं मैं, रेक्टेंगल है अब, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर है ये। पक्का कोई डाउट नहीं है? श्योर? अच्छा आपने क्या नोटिस किया कि ये जो थीटा है यही मैंने यहां लिखा हुआ है, जो ये थीटा है, और वो cos थीटा कॉमा साइन थीटा। मान लो यहाँ पे लिखा होता 30 डिग्री, तो कृति क्या होता आंसर? अगर थीटा यहाँ पे 30 डिग्री लिखा होता, एंगल 30 डिग्री का बना होता, इमेजिन कर पा रहे हो? पहले तो ये बताओ 30 डिग्री, 30 डिग्री अगर इमेजिन नहीं हो रहा तो ऐसे देख लो, अगर ये 30 डिग्री है जैसे सपोज, है ना, ऐसा कुछ, ये 30 डिग्री हो गया ना, ऐसे अगर मैं इसको यहाँ रख दूं ऐसे 30 डिग्री के आसपास, ठीक है ना, तो बताओ मतलब यहाँ पे क्या लिखूं मैं? सिंपल √3/2 cos 30 डिग्री, गुड वेरी नाइस, cos 30 डिग्री कॉमा sin 30 डिग्री, बिल्कुल सही बताया। यानी और करके क्या लिख सकते हो आप इसको? √3/2 कॉमा 1/2, √3/2 कॉमा 1/2। श्योर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? श्रेया कोई डाउट आ रहा है? कुछ पूछना है किसी ने यहां तक? ठीक है, अब सपोज मुझे यहां पे कोई एंगल चाहिए, तो आज इसकी आपकी एक तरह से फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, वो ध्यान रखनी है आपको। अगर मैं कोई एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाऊंगा तो उसको बोलना है आपने पॉजिटिव एंगल। कैसा बोलना है? पॉजिटिव एंगल। और अगर मैं कोई क्लॉकवाइज बनाऊंगा तो उसको क्या बोलना है? नेगेटिव एंगल। अब एंगल देखते हैं। तो सपोज करो मैंने ये जो पिंक वाला रेडियस था, पिंक एक रेडियस है ना ओ एक्स, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, मतलब मैंने क्या किया, एक तरह से यूनिट सर्कल, कड़ा है किसी के पास अभी? कड़ा, कोई भी बैंगल, कुछ भी बैंगल है, निकल सकता है, ठीक है। अब ये यूनिट सर्कल मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है, पेन की कैप देना है, पेन की कैप, ओके। सो ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं कि इस रेडियस को मैंने, एक तो यहाँ पे तो है ही, और इसके जैसे एक रेडियस यहाँ भी कहीं होगा, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया इसको। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आ गया? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया इसको, तो मान लो मैं यहां तक पहुंच गया। अब ये वाला एंगल कैसा रहेगा? पॉजिटिव, है ना, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से। ये वाला एंगल कितना है? पॉजिटिव एंगल। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे यहां पे जो एंगल था 30 डिग्री, वैसे ही यहां वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे वो सीख लें। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउन से जो बनाया है वो एंगल कितना है, ऐसे ही जो इधर वाला ब्लू एंगल है वो कितना है वो सीखना है पहले, ओके। क्योंकि आप आज तक आपने ट्रिग्नोमेट्री कभी सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं करी, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करी है। क्यों? क्योंकि सारे आंसर आपके पॉजिटिव आते थे। कैसे? आपका आया नहीं कभी कुछ? आपने हमेशा ट्राइंगल अगर कोई बनाया होगा तो ऐसे बनाया, थीटा हमेशा 0 से बढ़ा लेते थे आप, ठीक है, प्लस एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव आती थी, और अवॉइड करना होता था 10th क्लास में नेगेटिव आंसर को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 है, तो आप क्या आंसर दोगे इसका, कि कॉस थीटा कितना है? प्लस माइनस 1/2, तो क्या अवॉइड करते थे आप? माइनस का साइन, ठीक है। बट अब तो 11th आ गई, है ना, अब तो 11th आ गई, अब तो सब कुछ अलाउड है। अब तो अभी तक कौन कौन से एंगल करे हमने? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, ठीक है। तो अब कुछ भी आएगा 1 डिग्री, 1.5 डिग्री। मतलब आप ये नोटिस करो कि वो इसमें भी ट्रिको लगा देंगे। ये बेचारा कितना छोटा एंगल है, देखो, ये देखो, इसको भी नहीं छोड़ा है। वो कह रहे इसमें भी बेस है, बेस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ना, बट आपको बनाना नहीं है, ये बनेगा नहीं, 1 डिग्री बिल्कुल नहीं बनेगा, आपको बस आंसर निकालना है उसका, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये भी निकलवाएंगे आपसे 179 डिग्री, कभी ये कभी ये, और एक बार तो पूरा भी घूमेगा ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब उसमें भी निकलेगा पूरा आंसर ऐसे, तो वन, उसके बाद भी राउंड 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 राउंड, पर वहां तक जाने से पहले आपको ये आ जाए समझ में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, दोबारा से सुन लो, मैंने क्या बोला, थीटा ये येलो वाला
30 डिग्री है, उसके जैसा ही यहाँ पे जो ब्लू है वो कैसे निकालेंगे हम, तो हम बोलेंगे कैसे, बस एक बार सुन लो फिर मैं आपसे ही करवाऊंगा क्वेश्चंस। 180 माइनस 30, क्या बोलेंगे, 180 माइनस 30। वो 30 कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोलेंगे उसको, क्लॉकवाइज बनने की वजह से -30, और टोटल एंगल 150 है। कैसे 180 हम कितना आए पहले, 180 हम कैसे किया, पहले 180 हम कहां तक आए पूरा, और फिर वापस यहां तक बना दी, ठीक है, एक बार और देना वो, एक बार, ठीक है। तो हमने ऐसे कुछ किया है, ये रेडियस था इसका, पहले हम पूरा ऐसे घूम के ऐसे आए 180 डिग्री पे, और फिर थोड़ा सा वापस आ गए यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 180 माइनस 30, ठीक है। तो वैसे जो एंगल था वो कितना था, 150 था, ठीक है, लेकिन इस एंगल को अब हम क्या बोलेंगे, इस एंगल को थोड़ा साइलेंट कर लेना बच्चे फोन, इस एंगल को क्या बोलेंगे, इसको कैसे लिखेंगे अब, cos 180 माइनस थीटा कॉमा साइन 180 माइनस थीटा, और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं 30 डिग्री की तरह से बोलूं इसको, 30 डिग्री की तरह से, तो हम क्या लिखेंगे, cos 180 माइनस 30, क्योंकि ये पॉजिटिव का एंगल है और वो नेगेटिव का एंगल है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस 30, और इसको भी हम ऐसे पैरेंथेसिस में रख देंगे। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये वाले एंगल को कैसे बोलना है, 180 माइनस समथिंग, 180 माइनस समथिंग, अगर ये 30 था तो ये 180 माइनस 30 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया, बहुत सिंपल में। अच्छा ये माइनस का साइन जो है ना, ये इंक्लूडेड है इसमें, ये पूरा आंसर और ये पूरा आंसर एक ही बात है, समझ गए, माइनस स्पेशली मत लगाना, ओके। अच्छा अब इसके बाद ये वाला, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आगे वही भी कराऊंगा, बिल्कुल सही बताया, 90 प्लस 60 भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कराऊंगा, आगे सब कुछ है अभी। नेक्स्ट cos 180 प्लस थीटा, अब उतना ही एंगल एक्स्ट्रा आ गया, 180 के आगे आ गया, तो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए, वापस नहीं गए कहीं, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, 180 प्लस 30 कॉमा साइन 180 प्लस 30, ओ सॉरी प्लस थीटा या प्लस 30 कुछ भी बोल सकते हो अगर आपने, फाइनल लास्ट का कौन बता रहा है, लास्ट का कौन बता रहा है, ये वाला रेड वाला, cos 360 माइनस थीटा कॉमा साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब अपने पहले क्वेरी सॉल्व कर लो, जल्दी से पूछ लो, यस ठीक है, cos माइनस 30, अच्छा अभी देखो एक माइनस 30 ऐसे भी बन सकता है, एक माइनस 30 ऐसे भी बन सकता है, वो माइनस 30 दूसरा है, वो वाला माइनस 30 दूसरा है, ये माइनस 30 नहीं है, ये 180 माइनस 30 है, और माइनस 30 डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ गए क्लॉकवाइज, सी जिसको भी ये कंफ्यूजन है वो देख लो, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, ये वाला कितना है 30, और ये वाला कितना है 180 माइनस 30, और ये वाला कितना हो जाएगा माइनस 30, ये हो जाएगा 180 माइनस 30, 150 बोल लो उसको डायरेक्ट, यही कहना चाह रहे हो आप, छोटे वाले का लिख दिया ना 180 देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं इस एंगल को एक्सप्रेस कैसे कर रहा हूं, कि जहां पे मेरी रे आके रुकी, जहां पर मेरी रे आके रुकी है वो एंगल मैं कह रहा हूं, देखो एक बार रे को ऐसे लिया 180, और फिर ये पूरा जो आंसर है वो 180 माइनस 30 है, आ गया समझ में, सिर्फ वो रे नहीं है, आप सिर्फ ये वाली रे यहां तक ले जा रहे हो ना तो 150 है, ऑल दो बात एक ही, आप सही सोच रहे हो, मैं कह रहा हूं अगर आपने रे को यहां तक रोक लिया तो उसको प्लस 150 बोलना है, लेकिन आप रे को पूरा लेके आए और फिर वापस किया तो उसको 180 माइनस 30 बोलना है, ऑल दो आंसर 150 ही है, बिल्कुल सही पूछ। अब वो मत सोचो, अब तो कहीं भी लिख जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, वो मत सोचो, अच्छा कि दोनों का सम कैसे, अकेला यही 180 माइनस 30 है तो ये कितना होगा, ये सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका है, ठीक है, याद रखना ये 150 की तरह से नहीं, क्योंकि 150 प्लस 90 तो 240 हो गया, अकेले ट्राइंगल में ही 180 सम होता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं कि कॉस के आगे जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दैट इज फॉर दिस एंगल, ऑल दो एंगल को 30 डिग्री ही है, समझो मेरी बात को, हाँ
वैल्यू नहीं है। ठीक है, आगे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई? ओके, अब इस बात को ना कंफर्म करते हैं कि क्लियर हो गया है। तो हम क्या करेंगे आज हम, ठीक है, इंडियन फ्लैग के बीच में उसमें क्या है, बीच में, ठीक है ना, तो आज हम अशोक चक्र में क्या लगा देंगे, ठीक है। देखो पूरे साल कुछ भी होगा, ठीक है। ठीक है, यहां से आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी मिलेगी अशोक चक्र के बारे में, प्लस ट्रिग्नोमेट्री तो चल ही रही है। टफ तो नहीं लग रहा किसी को? पक्का? तो मैं इसको यूनिट सर्कल मान रहा हूं, ठीक है, मैं इसको यूनिट सर्कल मान रहा हूं। तो ये जो लव वाला पॉइंट है से लेकर राइटनेस तक क्या लिख दिया मैंने, वाई एक्सिस, और सिंपथी से लेकर, जो बोर्ड ने आपके साथ मैथ्स में नहीं करी, वहां से लेकर फेथफुलनेस तक, ठीक है, जो अभी तक, ठीक है, वहां से लेकर सारा क्या है, तो ये x है, ओके, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ओके। हर एंगल 15-15 डिग्री का होता है, पता है सबको? कितने स्पोक्स होते हैं? 24। ठीक है, तो कहां कहां मैथ्स लगने वाली है आपको पहले से ही फर्स्ट क्लास से आपको आइडिया हो गया। और अभी हमारे पास कितने डेज हैं? लीप ईयर वाला क्वेश्चन भी आया था आपका एक शायद, अब ये साल लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज है, ओके। नाउ लेट्स सी फेथफुलनेस के कोऑर्डिनेट्स, इसको यूनिट सर्कल मानना है। फेथफुलनेस के कोऑर्डिनेट्स, फेथफुलनेस के कोऑर्डिनेट्स ट्रिगो में, फेथफुलनेस के कोऑर्डिनेट्स ट्रिगो में, फेथफुलनेस के कोऑर्डिनेट्स ट्रिगो में, cos 0 डिग्री, क्योंकि एंगल ही नहीं बना अभी तक, ये रे अपनी जगह पे ही है, तो फेथफुलनेस के आंसर पे क्या लिखेंगे हम, cos, सॉरी, cos 0 डिग्री कॉमा sin 0 डिग्री, ओके। नाउ व्हाट इज गुडनेस, गुडनेस cos 15 डिग्री कॉमा sin 15 डिग्री, ओके। तो आपका काम क्या है, आपको वापस फेथफुलनेस पे आना है, 15-15 डिग्री कर करके एक्स्ट्रा करते जाओ। हाँ, वापस फेथफुलनेस पे कहां पे एंड करना है आपको, कहां पे एंड करना है वापस फेथफुलनेस का, ठीक है। तो आप आराम से बनाओ, मैं चेक करने आ रहा हूं। कॉस, हाँ, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। हाँ, सारे बनाओ, ये सारे बनाने। कॉस एक बार पहले आप ये कंप्लीट कर लो, फिर बहुत इंटरेस्टिंग है ये, एक बार आप पहले ये कंप्लीट कर लो पूरा, ठीक है। अच्छा, जिसको सर्कल नहीं बनाना है इट्स ओके, तो वो ऐसे भी लिख सकता है, फेथफुलनेस, सिंपल सिंपल फेथफुलनेस कॉमा ऐसे। सपोज आपको पूरा पूरा सर्कल नहीं बनाना, अभी मन नहीं कर रहा होगा देख के फिगर को, ठीक है, तो फेथफुलनेस ऐसे लिख दो, फर्स्ट फेथफुलनेस, ठीक है, और साथ में क्या लिख दो, cos 0 डिग्री कॉमा sin 0 डिग्री, ठीक है। और जिसको पूरा सर्कल बनाने का मन है वो पूरा सर्कल बना लो। सर्कल चैप्टर अच्छा तो नहीं लगता था 10th में, किसी को लगता था? तो वो तो सारा आएगा, और 9th की 15 थ्योरम्स भी आएंगी, बहुत जरूरी, तो चले जाओ, जाओ जाओ, तो जाने, कोई बात, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी, आराम से जाओ। एनीवन जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हैंड रेस कर दो, इट्स ओके, जाओ आराम से जाओ। हाँ, 360 वापस फेथफुलनेस को ऐसे ना पूरा घूम के वापस आना है, जहां से स्टार्ट कर रहा हूं पूरा वहीं तक वापस आना है। एक और लिख दूं, cos 15 कॉमा sin 15, काइंडनेस के कोऑर्डिनेट्स बता दो, काइंडनेस के, cos 30 कॉमा sin 30। अच्छा, पीसफुलनेस के cos 40, 15-15 डिग्री का गैप लेना, 15-15 डिग्री का, ठीक है। आप पहले कंप्लीट कर लो, आराम से कंप्लीट कर लो पहले, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में आगे।
किसी को बहुत टफ लग रहा है तो मुझे बता देना। एक बार सारे कोऑर्डिनेट्स पूछ लो या नहीं, अभी लिख रहे हो? अभी तो चल रहा होगा, काफी हैं, काफी सारे हैं। अगर यूनिट सर्कल किसी को टफ लग रहा है तो मुझे बता देना। सारे यूनिट सर्कल, सारे स्पोक्स की लेंथ मैंने क्या ले रखी है? 1। क्वेश्चन अभी कराता हूँ, बिल्कुल कराता हूँ। सर्कल नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, जितना भी बन रहा है। तो आप एक काम करो ना, थोड़े थोड़े लिख लो, थोड़े बाहर लिख लो। जो आपको इसमें से इंग्लिश के वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं वो लिख लो, जो भी आपको लग रहा है, जो आपको काम आ जाए आगे जाके इंग्लिश में। 11th में तो जैसे मैं वर्ड्स बता देता हूँ आपको, 11th के लिए, मैथ्स के लिए, ठीक है। करेज बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। और पेशेंस भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। होप रखना कि अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो इस साल पूरे 11th में मन बहुत करेगा दिवाली में हर बार मैं मैच बॉक्स लेके और वहां पे लगा लूं, उससे पहले बस एक ट्रिक का क्वेश्चन जरूर कर लेना। दिवाली मना लेना, मना नहीं है उसके, ठीक है, ओके। हाँ ये भी बहुत जरूरी है, रील स्क्रॉल करते करते कि थंब में दर्द ना हो जाए, बिल्कुल सही। और ठीक है, जो भी आपको लग रहा है अच्छे से कर लो, ठीक है। कर लो थोड़ा ऐसी या नहीं? एक बार मुझे थोड़ा सा बता दो, काइंडनेस के गुडनेस के कोऑर्डिनेट्स दोबारा कहाँ मिलेंगे? गुडनेस के कोऑर्डिनेट्स, गुडनेस के कोऑर्डिनेट्स, है ना, समझ में आ रहा है या नहीं? लेकिन किस फॉर्म में मिलेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज में? कॉस, कॉस, ओके 175, 175, 165, कॉस 165 कॉमा 180 में से 15 डिग्री हटा दिया ना आपने, तो 1 आ रहा है समझ या नहीं? पक्का श्योर? हाँ मैंने नेगेटिव इंक्लूडेड है। अगर आप माइनस कॉस 15 कॉमा साइन 15 लिख रहे हो ना इसकी जगह, वो भी सही है, बिकॉज यू आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वही आंसर माइनस में और दिस। अब ये आंसर ये सेम है, ये आंसर ये सेम है। एम्पथी, वेरी नाइस। एम्पथी पे कितना मिलेगा? एम्पथी, एनीवन? एम्पथी कॉस 195 कॉमा, वैसे वो क्या है? माइनस कॉस 15, हाँ 180 प्लस 15, या फिर उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? वैसे वो कोऑर्डिनेट कौन सा है? नेगेटिव नेगेटिव वाला, पर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 185 कॉमन 195। एक और कर ही लेते हैं जेंटलनेस का, जेंटलनेस का भी कर लेते हैं, कितना आएगा जेंटलनेस? cos 345 डिग्री कॉस 345 डिग्री कॉमा, तो अगला फेथफुलनेस तो क्लियर ही हो गया आपको वापस, तो कॉस 345 कॉमा, sin 345। हाँ बोलो। एक में नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, एक में नहीं लगा रहे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि या तो ये आंसर लिख लो या फिर अकॉर्डिंग टू एंगल लिख लो। रे कहां गई?
मतलब या तो डायरेक्ट देखो, इसका आंसर जो आएगा, जो इसका आंसर आएगा उसमें ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, है ना? तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वही उल्टा यहाँ पे है ना। अगर यहाँ पे x पॉजिटिव है तो यहाँ पे x नेगेटिव है, अगर यहाँ पे y पॉजिटिव है तो यहाँ y नेगेटिव है। आ गया समझ? जेंटलनेस का हो जाएगा cos 15 कॉमा साइन, बस एक वो रेशियो ले ली ना। अच्छा एक बात है, रेडियस रेडियस जो है, ठीक है, इसको साइलेंट कर लेना मुझे। रेडियस जो है वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। रेडियस क्या रहेगा? पॉजिटिव। रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको रेडियस बोला तो वो 1 हो गया। अब मुझे बताओ वैसे cos 15 कितना होना चाहिए? cos 15 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x, बट x का साइन तो नेगेटिव है, मतलब x जो भी होगा उसके आगे नेगेटिव लगाना जरूरी है हमें। लेकिन हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम पहले इस रे को उठा के यहां तक पहुंचे, फिर क्लॉकवाइज उसको, वो मैंने आपको आज सिर्फ याद करने के लिए सिखाया कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। अभी उसके पीछे एक और रीजन है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक, हम ऐसे बोल रहे हैं कि माइनस कॉस थीटा है ना कोऑर्डिनेट। हाँ माइनस कॉस थीटा है, उसकी जगह पे हम कुछ और लिख रहे हैं, ऑल्दो आंसर माइनस कॉस 15 ही है। ये ट्राइंगल नहीं बन रहा, ट्राइंगल यही बन रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। ट्राइंगल नहीं बन रहा, वो आर्क की वजह से है। देखो इस बात को देखना, ये जो पूरा था ये पूरा 180 तक गया और फिर 15 आ गया, नो ट्राइंगल, नो कोई ट्राइंगल नहीं बना। इस बात को समझ आ गया? पक्का आ गया? थीटा होता है वो नेगेटिव वाला है, तो अगर हम ऐसे मूव करें तो एंटी क्लॉकवाइज वाला दोबारा पूछो। अगर हम 150 और फिर 180 और फिर 30 मूव करें तो उसमें थीटा 30 हो, उसमें थीटा हमारा वो वाला हुआ जो, हाँ वो वही होगा जो यहाँ पे आपने लिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पक्का? कोई डाउट नहीं है? एक बार सारे बना लिए। नाउ जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि cos 15 कैसे निकालोगे आप? cos 15 तो थोड़ा सा मैं आगे लेवल बढ़ाता हूँ अब। देखो देखो देखो, cos 30 का हाफ में ये नहीं कटेगा। हाँ अगर आप ये बोलते मेरे को कि सर cos, अच्छा आप ये कह रहे थे cos 30 का हाफ, हाँ लेकिन उसके लिए बात तो वही आ गई ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये ठीक है। अब देखते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबने बना लिया ये थोड़ा थोड़ा? ओके पूरा बना लिया, ठीक है। तो अब जो मैं आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख रहा हूं उनका प्रूफ हम आगे आने वाली क्लासेस में करने वाले हैं, बस आज के लिए आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस अगर बीच में हो तो क्या लगाना है? माइनस। सिमिलरली कॉस ए प्लस माइनस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहां पे मैंने क्या लिखा? माइनस, तो यहां लिखा मैंने प्लस, ठीक है। अब इसका क्या फायदा हुआ? तो मैंने क्या किया, cos 15 निकालना था मुझे cos 15 निकालना है, सो व्हाट शुड आई राइट? cos, ये वाले आइडेंटिटीज का प्रूफ कराऊंगा, बस ध्यान आज के लिए याद रख लो, 45 माइनस 30, तो कैसे लिखूं इसको? cos 45 cos 30 प्लस, क्योंकि माइनस के साथ प्लस है, ओके। कितना आ गया फिर? साइन 45 साइन 30, तो कितना आ गया? 1/√2 इंटू, तो ये कितना आ गया? √3 प्लस 1/2√2। सो cos 15 की वैल्यू कितनी आ गई? √3 प्लस 1/2√2। अभी आज की क्लास के लिए रैशनलाइज नहीं करना, आज की क्लास के लिए, यानी कि पूरे साल में आज की क्लास के लिए। तो cos 15 डिग्री कितना हो गया? √3 प्लस 1/2। अच्छा साइन 15, साइन 15 कैसे निकालेंगे हम? साइन ए माइनस बी करके, तो उसका क्या आंसर होगा? साइन 15 cos 30, ऊपर देखते रहो येलो वाली आइडेंटिटी, माइनस cos 45 साइन 30, ठीक है। तो कितना आ गया? 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, सो कितना आ गया? √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, आपने देख लिया कि वो प्लस का आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिख दूं?
अगर मैं इसको पूरा इरेज दोबारा से करता हूं तो मुझे गुडनेस के कोऑर्डिनेट्स कोई दोबारा बता सकता है? गुडनेस के कोऑर्डिनेट्स ये 15 था, ये 15 था। cos 15 degree हाँ उसकी जगह तो बोलना है √3 + 1/2 √2 कॉमा वापस x और y आ गया, वापस x और y आ गया, √3 - 1/, श्योर क्लियर हो गई वाली बात अच्छे से। अच्छा ऐसे ही मुझे गुडनेस का स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेट स्पिरिचुअल नॉलेज में, स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या मिलेगा? यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज में मिलेगा -√3 + 1/2 √2, ठीक है, कॉमा √3 - 1/2 √2। बस वो मैंने ऐसे लिखा है अलग से। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा तो ये कोई बात नहीं, ठीक है। और जिसने सेट्स की क्लास ले ली है, सेट थ्योरी की, तो आप समझ रहे हो कि जब मैं ऐसे लिख दूंगा तो वो एक सेट बन जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि √3 - 1/2 √2 फैक्टोरियल का आंसर जल्दी से क्या लिखूंगा मैं? हाँ गुड, पेपर में सारे फैक्टर मत निकाल देना, कहीं आप कहीं ओ फैक्टोरियल को लिख दो O × O - 1 × ऐसे मत कर देना कहीं इंग्लिश में, उसको एक्सक्लेमेटरी मार के रख दो, ओके ठीक है। क्योंकि ना देखो आप आगे जाओगे, आपके साथ 11th में जो आपके साथ सीट ऑक्यूपाई करेगा आपका पार्टनर, वो पता नहीं क्या क्या ही सोच रहा होगा 11th में। जैसे कोविड में क्या हुआ 11th में, कोविड में 11 जब चल रही थी, आपको तो फिर भी ऑफलाइन मिल रहा है सबको, बहुत अच्छा है। मैंने पूछा cos 75 डिग्री, आंसर आया cos 1। बाई चांस में डिग्री बोलना भूल गया, उसने 75 कर दिया। अब बिलीव नहीं करोगे ना, कितना अजीब बात है। मतलब ये तो नेचुरल बात है ना कि 75, अब कॉस लिख रहा हूं तो डिग्री ही होगा, लेकिन उसने क्या किया 75 समझ के, बाई चांस मुझसे थोड़ा बड़ा बन गया होगा 0, तो कॉस इज पॉसिबल, क्योंकि सर क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, ऐसा कुछ मत करना, ओके। तो आपको जब आप 11th में जाओगे, तो जैसे ही आपको पता चले कि आपका पार्टनर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा है, तो उससे फ्रेंडशिप रखना, बस आप कॉन्सेप्चुअल दूरी इतनी बना लेना कि नहीं तेरे से नहीं पढ़, तेरे से नहीं सीखूंगा, ठीक है। आप मैं खुद पढ़ लूंगा। 11th में आपके साथ ऐसा होने वाला है जब आप स्कूल जाओगे, और पता नहीं क्या क्या ही होने वाला है, बिकॉज 11th और 12th की जो क्लासेस हैं, 12th तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। एक बार थोड़ा सा आपने ये समझ लिया, ठीक है। एक लास्ट और वो बता दो फिर एंड कर देते हैं, एक ये, ठीक है ना, एम्पथी बता दो, एम्पथी, एम्पथी माइनस, ओके, अच्छा मतलब इसको प्लस कर दूं, ओ मैंने आप, अच्छा सॉरी, -2 √2 कॉमा -√3 + 1/2 √2, ये हो गया एम्पथी का। हाँ 25 है इसमें, क्यों 25 क्यों? मेरा 360 डिग्री चेंज कैसे, क्या एक और कौन सा इंग्लिश का ऐड करा? एक कम हुआ था अभी ऐसा कुछ मत करो अपने आप, जेंटलनेस का क्या आ रहा है फाइनली, √3 + 1/, कॉमा कुछ नहीं होता, चेक करो उसको जो, ठीक है। सो आपका काम क्या है, आपको एक तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी वाली, ये लिख ली, ये लिख लो पहले, ये जिसने नहीं लिखी कोई गलती मत कर देना पूरे साल, वैसी नहीं है जैसे सोच रहे हो 11th की मैथ्स, साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, मजा बहुत आएगा आपको। ऐसा एक भी क्लास नहीं होगी जिसमें आपको नया कुछ सीखने को ना मिले। और अभी तो सारे चैप्टर, एक बार रिलेशन फंक्शन स्टार्ट हो जाए आपको तो बहुत मजा आने वाला है। रिलेशन फंक्शन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन अभी आगे जाके बहुत आगे मतलब लेवल बढ़ेगा उसका, तो और मजा आएगा। उसमें आप अपने नाम के भी वर्ड्स निकालोगे अभी, ठीक है। और मान लो जैसे आपका क्वेश्चन इंडिपेंडेंस डे के आसपास है, मतलब आपका पेपर, सॉरी आपका यूटी इंडिपेंडेंस डे के आसपास है, तो आपको पेपर में इंडिपेंडेंस डे का क्वेश्चन मिल जाएगा। 11th इस तरह की है,
सपोज न्यू ईयर के आसपास आपका यूटी या कुछ ऐसा है तो न्यू ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा, क्रिसमस का क्वेश्चन मिल जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे आंसर किस कौन से निकालने हैं, बस मेनली कौन कौन से आंसर निकालने हैं। काइंडनेस का कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री हो जाएगा काइंडनेस का, फिर 45 डिग्री हो जाएगा, फिर उसके बाद 15-15 डिग्री, फिर ऐसे। मेन आपको किस में निकालना होगा, बस इस वाले फॉर्मूले से, सॉरी इस वाले फॉर्मूले से किस में निकालना होगा, cos 75 में। और वो भी बहुत इजी है, पता है cos 75 निकालने के लिए आपका क्या यूज होगा, 30 + 45 है ना। तो अब उल्टा हो जाएगा, cos 75 ये हो जाएगा और sin 75 ये हो जाएगा। मतलब क्यों ऐसा, जो sin 15 था वो cos 75 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वैसे, पर आपके डिलीटेड था तो मैं दोबारा कराऊंगा, और sin 15 उल्टा हो जाएगा। तो बस आपको ना मेनली ना ये सारे निकालने हैं। लव वाले का आंसर तो क्या था 0,1, फेथफुलनेस का क्या था 1,0, इसके बाद के काइंडनेस का भी चलो मैं निकाल देता हूँ जल्दी से। काइंडनेस का cos 30, sin 30, √3/2, 1/2, पीसफुलनेस का 1/√2, 1/√2, पेशेंस का उल्टा कर दूं इसको, ये कितना एंगल आया 75, 1/2 उल्टा कर दूं ना इसको, एक मिनट रुको, cos सॉरी 60 आया है तो 1/2, √3/2, ये समझ में आ रहा है, इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसका उल्टा हो जाएगा करेज का, तो √3 - 1/2, √2, √3 + 1/2, √2, फिर वापस ये आ गया। अब आपको होप, एल्ट्रूजम, सुप्रीम मोरालिटी, इसमें सब इसको देख देख के साइन लिखने हैं बस। साइन कौन सा, SIGN वाला। ठीक है, पक्का आगे समझ में अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कुछ भी पूछ लो एक बार फटाफट से, ऐसा कुछ आपको लग रहा हो। थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया आज क्लास, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी कि आपको, ठीक है, जब मैं इंट्रोडक्शन वाली क्लास में वो सारी भेज रहा हूँ मैं, सारी भेज रहा हूँ। तो समझ में नहीं आता थोड़ा एंगल रेडियन वाला, नहीं ये वो आपको आइडेंटिटीज बताई थी 180 - थीटा 180 + जो आज वाला था, पहले का था हमने उसकी इंट्रोडक्शन क्लास अच्छा वो छोड़ दो। अब तो बस जो मैं भेज रहा हूँ आपको, इन केस कभी नहीं आ पाते तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, और अगली बार के लिए अगर आपको आज कुछ मुश्किल लगा हो तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग जितनी जल्दी हो सकता है भेज दूंगा आपको। बस इन केस कुछ ऐसा लगे, देखो दोबारा सुन लो अच्छे से। आई डोंट नो आपके साथ ऐसा होने वाला है कि नहीं, लेकिन अगले साल आपका बोर्ड 12th है, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर पेपर होगा ना आपका। अगले साल तो 11th का है, उसके नेक्स्ट ईयर है, तब तक शायद नई बुक्स आ जाए। अभी तो आपकी 11th ये वाले, हो सकता है ऐसा चल रहा है कि 12th में नई बुक्स आ जाए। सो इट्स बेटर कि थोड़ा सा आपका 11th स्ट्रांग होगी। ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगी, एक तो CBT में हेल्प करेगी, प्लस आपका जेई में हेल्प करेगी, मतलब आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिर सिलेबस चेंज होगा। हाँ कुछ चल रहा है अभी ऐसा, लेकिन अभी आई एम नॉट श्योर, तो बढ़ाएंगे तो बहुत कंपटीशन चल रहा है, मैं आपको तभी ऐसे बोल रहा है। तो सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है, अब देख के आप जो भी सोचो मेरे बारे में, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो है रियलिटी वो है। सिंपल 2 इयर्स का प्लान बता रहा हूँ, ठीक है। 6 आवर साउंड स्लीप, नॉट स्लीप, ठीक है, बीच बीच में उठे तो मतलब वो स्लीप नहीं होती, साउंड स्लीप, 6 घंटे पूरा अच्छे से सोए, ठीक है। उसके बाद आधा घंटा क्या क्या हो गया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 10-10 मिनट है, नहीं वो आधा आधा घंटा ब्रेकफास्ट में लगा दे, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, ओके। आधे घंटे का, चलो आधा घंटा 1 सेकंड का एंटरटेनमेंट, ओके, आधा घंटा 1 सेकंड का, सब बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो हो गया ऐसे, ये आपका हो गया शेड्यूल, जिसको भी अपना जेई मतलब एडमिशन चाहिए बेसिकली, ठीक है। और जो को करिकुलर स्पोर्ट्स वगैरह जो भी कर रहे हो आप, ठीक है, तो यहां से अपना रिड्यूस करना है आपको, और कुछ नहीं हो सकता 2 साल के लिए, यानी कि पूरे साल ही यही करते हैं, 2 साल की बात है बस, ठीक है। ये रियलिटी चल रही है इस समय, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा ये, आज किया और कल ही स्टार्ट हो गया, अभी तो स्कूल भी है, स्कूल पता नहीं कब तक खत्म होता है, ठीक है। पता नहीं पूरे साल दिल्ली में कभी बॉम्ब थ्रेट आएगा, कभी पॉल्यूशन आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा, आज ये थ्रेट आ गया, आज पॉल्यूशन हो गया, आज ये हो गया, आज यहाँ पे मार्च हो गया, ये वो, ठीक है। तो सिंपल से एक चीज बता रहा हूँ, मान लो अर्थक्वेक आ रहा है, जैसे आया था ना अर्थक्वेक, और आप उस समय कोई ट्रिगो का क्वेश्चन कर रहे हो, अर्थक्वेक आ गया साथ में, तो हम पहले कॉपी छोड़ के बाहर थोड़ी जाने,
को अर्थक्वेक से बचने का तरीका क्या है? टेबल के नीचे। तो ट्रिगर क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए, बस फटाफट से गए टेबल के नीचे बैठ गए, ट्रिगर क्वेश्चन अर्थक्वेक आके अपना 1 सेकंड 2 सेकंड चला जाएगा। आपको कोई तंग थोड़ी करेगा, वो आगे चला जाएगा। न्यूज देख लो बस, हाँ अर्थक्वेक आया था, मैं तो ट्रिगर क्वेश्चन कर रहा था, मैं तो 11th कर रहा था। तो इस तरह से पूरा आपका 12th हेड चलेगी। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बस आप समझ गए हो सब कुछ कि पढ़ना तो पड़ेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहता, ये तो डर जाओगे, नींद नहीं आएगी। ठीक है, ओके। बाकी नेक्स्ट क्लास तक आपको क्या क्या करके रखना है, एक तो बस ये मतलब इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको समझ में आ गया यूनिट सर्कल अच्छे से। और बाकी पीएनसी वगैरह अभी मिक्स नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक से करेंगे। ग्रुप पे टाइमिंग्स देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का जो भी होगा मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके।